इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले तो हमने जो एनालिसिस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला था वो बिटवीन टू प्लेट्स निकाला था, ठीक है। अब उन प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो यूनिफॉर्म थी, चेंज नहीं थी हो रही। लेकिन पॉइंट चार्ज के साथ एक मसला आता है। वो मसला क्या आता है? मिसाल के तौर पे हमारा पॉइंट चार्ज है और ये इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब हम पोटेंशियल निकालते हैं, बेसिकली हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब हम निकाल रहे थे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहाँ पे भी आपने देखा कि हम रेफरेंस पॉइंट जो लेते हैं वो पॉइंट लेते हैं कि जहाँ पे हमारा पोटेंशियल जीरो होता है। और पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होता है? एट इनफाइनाइट पॉइंट, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? एट इनफाइनाइट पॉइंट। तो हमारा जो पॉइंट बी है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो एट इनफाइनाइट होगा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो एक और तरह से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ये चार्ज है। अब यहाँ पे मैं पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर मैं इसको जो फोर्स जिसने इसको यहाँ पे रोका हुआ है, अगर वो छोड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, तो ये पॉइंट जो है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तब तक इसके ऊपर फोर्स लगती रहेगी, ठीक है। तो एट अ पॉइंट, जब वो उस पॉइंट पे जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्केप कर जाएगा तो वो मजीद एक्सेलरेट नहीं होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम ये कहेंगे जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियली एक पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि कन्वर्ज हुई है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने पिछले जो फर्स्ट ईयर की बुक थी हमने उसमें पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो जब वो चार्ज को हमने रोका हुआ है तो उसमें पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या, हम बेसिकली वो निकालना चाह रहे हैं। तो इसलिए अब आपको समझ लग गई होगी कि हम पॉइंट एट रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, कि वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यानी कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा। एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करनी थी। और वो उसने गेन कहाँ से की? पोटेंशियल एनर्जी से। अब हमारे पास अगर हमने कैलकुलेट करना हो, हम जिस तरह पिछले हमने क्वेश्चन में किया, डेल वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव वी डेल वी करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक मसला आता है यहाँ पे, हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एनालिसिस के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। हम जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होती जा रही है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। ये हमारे पास एक मसला है। अब इस मसले को हम हल कैसे करेंगे? हम एक मैथमेटिकल जुगाड़ लगाएंगे। वो जुगाड़ किस तरह का होगा? हम कहते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट है ना, अभी इन्फिनिटी पे नहीं रखते, उसको हम ए के बहुत ज़्यादा करीब ले आते हैं। और जो भी हमारा एनालिसिस होगा वो ए टू बी के बीच में होगा। जिस तरह हमने प्लेट्स के केस में हमने ए टू बी के बीच में हम अपना एनालिसिस कर रहे थे, हम पोटेंशियल बेसिकली पॉइंट ए टू पॉइंट बी निकाल रहे थे। तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे। तो जो पॉइंट बी है उसका डिस्टेंस चार्ज से कितना है, हम उसको कह देते हैं कि वो आर बी है। और जो ए पॉइंट है वो आर ए डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी चार्ज। और जो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है उसको हम डेल आर कह देते हैं, ठीक हो गया। और एक चौथा हमारे पास डिस्टेंस भी है जो कि ए और बी के मिड पॉइंट में है, उसे हम आर कह रहे हैं। अब बेसिकली हम इसको करीब कितना लाए हैं? हम इसको इसके इतना करीब लाए हैं, यानी कि पॉइंट बी को पॉइंट ए के इतना करीब लाए हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम ए टू बी वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। वो बहुत ही करीब है। और आपकी बुक में वो इसको इस तरह से डिफाइन करता है कि ए टू बी जो है वो इनफाइटेसिमली क्लोज पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स, सो दैट द ई रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिटवीन दैम, ठीक हो गया। तो हमने इतना करीब लाना है कि बहुत ज़्यादा करीब, बस एक दूसरे को टच करने ही वाले हैं ये दोनों पॉइंट्स। और इस पर हम अपना एनालिसिस करेंगे। अब बेसिकली इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम कहते हैं जी इसके मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इसलिए हमने ये आर जो लिया है वो इसके मिड पॉइंट पे लिया है। तो हम बेसिकली उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ई इज इक्वल्स टू 1/4 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय चार्ज क्यू, जो कि हमारे पास ये बड़ा चार्ज है, और आर स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस जो येलो वाला डिस्टेंस है। हम मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ए टू बी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है, जो जिसकी वैल्यू यही रहेगी। अब हमें इसके लिए आर चाहिए। अब आर हम कैसे निकालेंगे? हमने जो बाकी डिस्टेंस डिफाइन किया हम वो देख लेते हैं। जो हमारे पास डेल आर है वो क्या होगा? डेल आर हमारे पास
यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब वो डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल दूँ तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ नहीं जाएगा। तो बेसिकली मैं आर बी में से आर ए माइनस करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। और जो आर सिंपल है उसको वो कह रहा है कि आर बी प्लस आर ए डिवाइड बाई 2, यानी कि इन दोनों की एवरेज ले रहा है। ठीक हो गया। जिनको ये फॉर्म समझ में नहीं है उनको मैं एक और फॉर्म समझाता हूँ। अगर मैं आर बी को चेंज कर दूँ डेल आर प्लस आर ए में, जो कि मैंने यहाँ से निकाला है, तो उसमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं मसला, हम चेंज कर देते हैं और प्लग इन कर देते हैं। हमारे पास डेल आर प्लस 2 आर ए हो जाएगा। ये वाला आर ए और ये वाला आर ए आपस में एडअप हो जाएंगे तो हमारे पास आर किसके इक्वल आ जाएगा, डेल आर, यानी कि ये वाला आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर ए। अब जिनको ये वाली फॉर्म समझ में नहीं आ रही उनको ये वाली फॉर्म आसानी से समझ आ जाएगी। वो कैसे, इसलिए हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये वाला आर। अब अगर हम इस आर को देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर ए के इक्वल है, आर ए हमारे पास आ गया। जो बाकी का डिस्टेंस है वो डेल आर का हाफ है। ऐसे ही है क्योंकि जो हमारे पास ये पॉइंट है ये ए और बी के मिड में है, तो ये डेल आर का हाफ है, तो ये डेल आर का हाफ भी हमारे पास आ गया। तो जिसको ये वाली फॉर्म समझ में नहीं आ रही उसके लिए ये वाली फॉर्म समझना ज़्यादा आसान है। तो खैर हम इसी को आगे लेके चलते हैं। अब हम बेसिकली हमें आर का स्क्वायर चाहिए था तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, डेल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसका स्क्वायर आर ए स्क्वायर आएगा, प्लस 2, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या था, 2 ए बी एंड पे एक फैक्टर आता है, तो 2 ए बी की जगह पे हम क्या लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय आर ए मल्टीप्लाई बाय डेल आर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे 2 2 से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और हमारे पास क्या होता है, हाँ एक और चीज़ जैसे कि हमने डिफाइन किया था कि जो डेल आर है वो बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 0 से लेके 1 तक और फिर 1 से बड़े आगे इनफाइनाइट ले लो, 1 से बड़े जिस भी नंबर का स्क्वायर लोगे ना तो उसका स्क्वायर हमेशा उस ओरिजिनल नंबर से बड़ा ही आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर लोगे वो उससे बड़ा नंबर 4 आएगा, 12 का स्क्वायर लोगे वो उससे कई गुना बड़ा नंबर 144 आएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा नंबर जो 1 से छोटा है उसका स्क्वायर लेते हो तो उसका जो स्क्वायर है वो मजीद छोटा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम 0.2 का स्क्वायर लें हमारे पास क्या आता है, अब कोई यहाँ पे ये गलती ना करे कि 0.4 आता है, ये 0.4 नहीं आता, ये हमारे पास 0.04 आता है, जो कि 0.2 से भी मजीद छोटा नंबर है। यानी कि 1 से छोटे नंबर का अगर हम स्क्वायर लें 0 से लेकर 1 तक, तो अगर उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास जो स्क्वायर आता है वो उससे भी छोटा नंबर आता है। तो जो डेल आर पहले ही बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि बस 0 को टच करने वाला था, 0 के करीब था। अगर हम उसका स्क्वायर ले लें तो वो तो बस 0 बन गया। फिर हमने ना सिर्फ उसका स्क्वायर किया, हमने उसको 4 के साथ डिवाइड भी कर दिया, तो और उसके और ज़्यादा टोटे कर दिया। तो ये हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास 0 हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, आर ए स्क्वायर प्लस आर ए मल्टीप्लाई बाय डेल आर, तो हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ पे बेसिकली हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, हम आर को प्योरली डिफाइन करना चाह रहे हैं, आर ए और आर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसको बारी बारी इन दोनों के साथ डिवाइड कर सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ, किसी किस्म का किसी को हर्ष तो नहीं, तो हम लिख सकते हैं इसको। अब जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो आर ए से कैंसिल हो जाएगा, आर बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस आर बी और -1 डिवाइड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइड बाय आर ए, ये फैक्टर बच गया। इस फैक्टर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी क्या बना हमारे पास, 1 डिवाइड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइड बाय आर ए। अब यहाँ पे हमने एक गेम खेली। हमने गेम क्या खेली, हमने कहा कि अभी तक जो हमारा एनालिसिस था उसमें जो हमारा पॉइंट बी था वो बहुत ज़्यादा करीब था। अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट बी को उठा के इनफाइनाइट पे ले जाएंगे, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था। तो जब हम इसको इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, एट इनफाइनाइट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास जो वी बी है वो 0 हो जाएगा, ठीक हो गया, वी बी हमारे पास 0 हो गया। दूसरी क्या चीज़ होगी, इसका डिस्टेंस इस चार्ज के साथ क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि आर बी जो है हमारा वो इनफाइनाइट है। तो हमारे पास समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या होता है, 0।
तो हमारे पास 1/RB क्या बन जाएगा 0। हमारे पास पोटेंशियल एट ए क्या बचेगा पीछे 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू कहाँ से आया, ये वाला क्यू, डिवाइड बाय आर ए। ठीक है, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन आपस में पॉजिटिव हो गए थे। तो हमारे पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट कहीं पे भी क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई विद द चार्ज, जिससे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय द डिस्टेंस। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हम इस तरह से निकालते हैं। तो काफ़ी लंबा टॉपिक था ये, और काफ़ी बच्चों को इसमें मसला आता है। उम्मीद करता हूँ कि लोग आपको समझने में इसको आसानी हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास, सॉरी उससे पहले हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी है। तो ये न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में वो हमें क्या कह रहा है, इसमें वो हमें कह रहा है 2 ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d। यानी कि 2 चार्जेस हैं, दोनों का चार्ज ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव q है, एक नेगेटिव q है। ठीक है, q ही उसका चार्ज है, डिस्टेंस उनके दरमियान में है 2d। तो वो कहते हैं जी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p मिड वे बिटवीन देम। जो पॉइंट p है वो उन दोनों के दरमियान में है, यानी कि इस पॉइंट p का पॉजिटिव q से डिस्टेंस वो भी d होगा और नेगेटिव q से डिस्टेंस वो भी d होगा। ठीक हो गया। अब हमने इसका पोटेंशियल निकालना है। तो जब हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो हम एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल निकालेंगे और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल निकालेंगे, और एंड पे इन दोनों को सम कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारा इसी फॉर्म में रहेगा क्योंकि उसने Q और D की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, R की जगह पे यहाँ पे D आ गया। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो हम इसको ज़रा यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो ऐड अप हम कैसे करेंगे, सिंपली जिस तरह हम मैथमेटिकली ऐड करते हैं। अब ये दोनों सेम है लेकिन नेगेटिव है, तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा 0 वोल्ट। यानी कि जो पॉइंट P है उस पर जो चार्ज, उस पर जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास 0 होगा। हम इसको एक और तरह से भी देख लेते हैं, अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करके सेम इसी तरह का। मिसाल के तौर पे जी ये हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, ये एक चार्ज है नेगेटिव, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब फीता लेके डिस्टेंस देख लेते हैं इन दोनों को क्या है। तकरीबन 200 सेंटीमीटर इनका डिस्टेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपने पोटेंशियल मीटर को लाते हैं, सॉरी पोटेंशियल मीटर नहीं, इक्वी पोटेंशियल मीटर, और हम देखते हैं कि इसका मिड पॉइंट या वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये 0 हमें वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमारे पास इसके पास जाएंगे तो पॉजिटिव में बढ़ेगी, इसके पास जाएंगे तो नेगेटिव में बढ़ेगी। नेगेटिव कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारे पास जो 0 तकरीबन बनती है वो तकरीबन यहाँ पे बांध रही है ये। तो ये पॉइंट कितना एक दूर है इस चार्ज से, ये अगर 200 मीटर है, 200 सेंटीमीटर है, तो ये 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से भी हमें वैलिडिटी हो जाती है उस न्यूमेरिकल की जो अभी हमने किया।